Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss iontophoresis. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 1 lecture series. So, as the name shows, iontophoresis. Ionto means ions, phoresis means transmission. तो ions की transmission को हम iontophoresis कहते हैं. इसमें हम कांस्टेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हुए आयन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू. तो बेसिकली आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है पेन के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ, स्पैज्म के साथ, तो उसको कम करने के लिए सर्टेन मेडिकेशंस हैं. पेन को कम करने के लिए मेडिकेशंस हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मेडिकेशंस हैं, या वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए सर्टेन मेडिकेशंस हैं. उन सर्टेन मेडिकेशंस को बॉडी में ट्रांसफ़र करना है स्किन के थ्रू, तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ करते हुए उन सर्टेन मेडिकेशंस को बॉडी में आयनाइज करते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड के थ्रू. इस प्रोसीजर को हम iontophoresis कह रहे होते हैं. तो हमें जो भी रिजल्ट चाहिए होता है पेन के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए या वुंड हीलिंग के लिए या जिस भी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ रहा है, तो हम उस सर्टेन मेडिकेशन को यूज़ करेंगे, iontophoresis के जरिए बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे और हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वो अचीव हो जाएंगे. इससे हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है. iontophoresis वर्सेस phonoपhoresis. अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर रहे होते हैं iontophoresis को phonoपhoresis के साथ. iontophoresis को तो आपने अच्छे से समझ लिया कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करते हुए आइंस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. phonoपhoresis की बात की जाए तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड अकॉस्टिक एनर्जी, जो साउंड एनर्जी है, उसके ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको टिश्यू के ज़रिए आइंस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. तो iontophoresis में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ हो रहा होता है एंड phonoपhoresis में साउंड एनर्जी, अकॉस्टिक एनर्जी के थ्रू अल्ट्रासाउंड जेल के ज़रिए आइंस मेडिकेशंस ट्रांसफ़र हो रही होती हैं. तो दो डिफरेंट चीज़ है. अब हम इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं. आपके पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं. अब हर ड्रग्स पे अलग अलग चार्ज होता है. किसी ड्रग्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी ड्रग्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. अगर आपके ड्रग पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप उसको पॉजिटिव की तरफ रखेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप उसको नेगेटिव की तरफ रखेंगे. यानी कि जो जिस तरफ चार्ज होगा ड्रग का आपने उसकी तरफ रखना है. तो आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड कहलाता है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो एनोड कहलाता है. ये आपके पास है iontophoretic डिवाइस. आपने इलेक्ट्रोड लगाए और ड्रग को अपने स्किन के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए जो पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपने चार्ज देख लेना है और उसके आपने उसी चार्ज पे लगाना है. जब आप सेम चार्जेस की ड्रग्स एक जगह लगाएंगे उससे क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब वो रिपेल करेंगे तो उस ड्रग को वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे. उससे क्या होगा कि जो ड्रग है स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगी और जो भी इन्फ्लेमेशन है या जिस भी पर्पस के लिए यूज़ करें वो ठीक हो जाएगा. इसके हम कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. जो करंट रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट गैल्वेनिक कांस्टेंट करंट चाहिए होता है जो कि मोनोफेजिक पल्स्ड वेव फॉर्म है. हम जितने भी इलेक्ट्रोथेरेपी में ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट करंट का जो बेसिक मेन यूज़ है वो सबसे ज़्यादा iontophoresis में है. आयोनिक पोलैरिटी देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेम ड्रग का चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव ड्रग का चार्ज है तो आप उसको एनोड की तरफ रखेंगे और अगर आप नेगेटिव चार्ज होगा तो आप कैथोड की तरफ रखेंगे. लाइक पोल्स रिपेल, सेम ड्रग्स होंगी तो रिपेल करेंगे और अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर आपकी ड्रग पे नेगेटिव चार्ज है और आप उसको नेगेटिव तरफ लगा रही हैं कैथोड की तरफ, वो एनोड की तरफ ट्रांसफ़र होगी जिसकी बेसिस पे वो स्किन में ट्रांसफ़र हो जाएगी. देन हम देखते हैं लो लेवल एम्पलीट्यूड. जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए करंट का वो लो होना चाहिए, 5 मिली एम्पेयर तक होना चाहिए. लो आयनिक कंसंट्रेशन होनी चाहिए. ट्रीटमेंट टाइम की बात करें तो 10 से 30 मिनट्स तक होना चाहिए. इलेक्ट्रोड साइज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम कैथोड को कह रहे होते हैं और इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. तो जब भी आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तो आप उसका जो साइज़ है हमेशा ज़्यादा रखते हैं. अगर आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके साइज़ से डबल. रीज़न इज दैट कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो करंट डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाती है और अगर वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी तो स्किन में इरिटेशन कॉज करेगी. तो अगर आप उसका साइज़ बड़ा रखेंगे, लार्ज रखेंगे, तो उसकी बेसिस पे करंट डेंसिटी कम होगी और इरिटेशन जो होगी स्किन पे वो कम होगी.
आइंटोफोरेसिस के एडवांटेजेस देखें तो पेनलेस टेक्निक है अगर आप इसको प्रॉपरली कर रहे हैं तो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम पेशेंट को बॉडी में मेडिसिन खाने के लिए नहीं दे सकते, इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप इसमें डायरेक्ट जो लोकल एरिया है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें आपको पूरी बॉडी में मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जहाँ प्रॉब्लम है, एल्बो पे प्रॉब्लम है, एंकल पे प्रॉब्लम है, रिस्ट पे प्रॉब्लम है, तो आप उस एरिया पे डायरेक्ट मेडिसिन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आइंटोफोरेसिस के ज़रिए। आइंटोफोरेसिस नॉन इन्वेसिव है, इसकी वजह से इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाते हैं और मेडिकेशन डायरेक्टली जो ट्रीटमेंट साइट है उस पर डिलीवर हो जाती है। टिश्यू ट्रॉमा के चांसेस कम होते हैं, इंजेक्शन की बेसिस पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उससे आप बच जाते हैं। आइंटोफोरेसिस की हम बात करें तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी 3 मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। एक आयन इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, जितना आयन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर होगा उसकी बेसिस पे जो आयन्स हैं अच्छे से स्किन में ट्रांसफ़र हो पाएंगे। अगर आपने नेगेटिव ड्रग ली और आपने उसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव पे रख दिया, तो यानी एनोड की तरफ रख दिया, तो आपको जो प्रॉपर जो आयन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मेडिसिन स्किन के अंदर नहीं जा पाएगी और स्किन के ऊपर रहेगी, उसकी बेसिस पे वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, तो और प्रॉपर आयन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट डिपेंड करता है आपकी स्किन की परमेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर स्किन परमेबिलिटी प्रॉपर होगी तो वहाँ पे मेडिसिन प्रॉपर अच्छे से पहुँच पाएगी। स्किन परमेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी ब्लड सप्लाई के ऊपर, आपकी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई हुई है। होता क्या है कि आपकी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और टिश्यू होते हैं, उसके ज़रिए मेडिसिन स्किन के अंदर जाती है। अगर उस एरिया में प्रॉपर हाइड्रेशन होगी, वाटर सप्लाई प्रॉपर होगा, वहाँ का ब्लड सप्लाई वेस्कुलर एरिया प्रॉपर होगा, तो मेडिसिन अच्छे से इंजेक्ट हो पाएगी। ये आपको स्किन परमेबिलिटी के बारे में बता रही है। देन है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब जो अगर आपने सॉल्वेंट प्रॉपर यूज़ किया है तो उसकी बेसिस पे आयन जो है वो अच्छे से ऑस्मोसिस के ज़रिए प्रॉपर आयन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं आइंटोफोरेसिस डिलीवरी के लिए। सबसे पहले हमें एक पावर हाउस चाहिए, पावर सोर्स चाहिए जो कि जनरेट करे कंट्रोल डायरेक्ट करंट। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रोड चाहिए, फिर जिस ड्रग को हमें इंजेक्ट करना है वो चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक मेडिकेशन का वो आपको पता होना चाहिए, और लोकलाइज करना है आपने ट्रीटमेंट साइट को। आइंटोफोरेसिस जनरेटर, आइंटोफोरेसिस जनरेटर हमारे पास ये है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूस डायरेक्ट करंट। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो फाइंस होता है। करंट सप्लाई रेगुलेट करने के लिए इसमें एक टाइमर भी होता है। इंटेंसिटी जो हम रख रहे होते हैं 1 to 5 MA है, कांस्टेंट वोल्टेज रखते हैं। इसके टाइमर को हम एडजस्ट कर सकते हैं जितनी देर के लिए हम ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रखना चाहें, और अगर स्किन इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। करंट डेंसिटी अगर हम मेजर करें तो मिली एम्पेयर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे होते हैं। अगर करंट डेंसिटी हाई होगी तो टिश्यू डैमेज होगा, स्पेशली स्किन बर्न हो सकता है वहाँ पे, तो इसके लिए मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी आप यूज़ करेंगे जो कि नेगेटिव कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए 0.5 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और एनोड के लिए 1.0 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। करंट इंटेंसिटी को देखें तो करंट इंटेंसिटी जो है हम मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड एरिया से, तो आपके पास करंट इंटेंसिटी आ जाती है। आपके पास रिकमेंडेड करंट इंटेंसिटी 3 to 5 है। ट्रीटमेंट टाइम की बात करें तो 10 to 20 मिनट्स है, और पेशेंट कंफर्टेबल है, उस ट्रीटमेंट के दौरान कोई उसने विजिबल साइन रिपोर्ट नहीं किया पेन या बर्निंग का, तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और आप हर 3 to 5 मिनट्स बाद आप उस एरिया को चेक करेंगे। अब हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर आइंटोफोरेसिस। I मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय ECE, यानी जब भी आप ग्राम ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप I यानी इंटेंसिटी जो आप एम्पेयर में कैलकुलेट करते हैं, T मीन्स टाइम जिसको आप आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, और ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो जो भी आप आयन यूज़ कर रहे हैं उसका वैल्यू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस आ जाता है। इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो एक आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक आपके पास डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जहां ड्रग सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड को कह रहे होते हैं। तो अगर आप मेडिसिन कैथोड की तरफ देंगे तो कैथोड एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और अगर आप एनोड की तरफ देंगे तो एनोड एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और अपोजिट साइड वाला डिस्पर्सिव या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। पोलैरिटी किसी भी इलेक्ट्रोड की डिपेंड कर रही होती है ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और इलेक्ट्रोड के ऊपर वो कितना स्किन पे अडहेरेंस उसकी कितनी है, और उसके बेसिस पे वो कितना ट्रांसफ़र कर रहा है उस ड्रग्स को। सो एप्लीकेशन प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले आप स्किन को क्लीन करेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, कोई देख लेंगे कोई अब्रेजन तो नहीं है। फिर ड्राई इलेक्ट्रोड अगर होंगे तो वो इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर है। आपको जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए गुड कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इलेक्ट्रोड अच्छे से फिक्स हो सके, और जितना वो स्किन पे फिक्स होंगे उतना अच्छे से जो आपकी मेडिसिन है वो ट्रांसफ़र हो पाएगी, स्किन में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। अदरवाइज़ वो स्किन के ऊपर ही रहेगी और बर्न या इरिटेशन कॉज कर सकती है। पेशेंट को आपने प्रोसीजर समझाना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने करंट को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद जितना ट्रीटमेंट टाइम है उसको आपने ड्यूरेशन सेट कर लेना है, और जैसे ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए ट्रीटमेंट टाइम एंड करके आपने करंट को स्टॉप कर देना है। अब हम देख लेते हैं जो हम मेडिसिन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंटोफोरेसिस के ज़रिए वो कौन कौन सी है। अगर किसी भी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, डेक्सामेथासोन यूज़ करेंगे और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो आप इस मेडिसिन को कैथोड की तरफ रखेंगे, जैसे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। देन हाइड्रोकॉर्टिसोन है और सैलिसाइलेट है। स्पैज़म के लिए कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आप इसको एनोड की तरफ रखेंगे। एनोड एनोड एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मेडिसिन बॉडी के स्किन के अंदर चली जाएगी। देन एनाल्जेसिया पेन को रिलीव करने के लिडोकेन है, मैग्नीशियम है, और अगर स्किन लीजन्स हैं ओपन है तो जिंक यूज़ करेंगे। एडिमा के लिए सैलिसाइलेट है, मेकोलाइल है, हाइलुरोनाइडेज है। स्कार टिश्यू के लिए क्लोरीन है, आयोडीन है, सैलिसाइलेट है, और हाइपरहाइड्रोसिस के लिए टैप वाटर है, ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड है। तो आप देखिए हर ड्रग के ऊपर चार्ज है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बहुत सारी ड्रग्स जो हैं उसका हम बर्साइटिस में दे रहे होते हैं, टेंडेनाइटिस में दे रहे होते हैं, यानी जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ आप दे रहे होते हैं। तो एडिमा रिलीफ के लिए दे रहे होते हैं, स्कार मोबिलाइजेशन के लिए दे रहे होते हैं, पेन के लिए दे रहे होते हैं। तो आपने देख लेना है कि इस पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। इंडिकेशंस में लोकल एनेस्थीसिया, अगर आप किसी एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जहाँ पे फेस में ट्राइजेमिनल नर्व का प्रॉब्लम हो जाता है और वहाँ पे एनेस्थीसिया हो जाता है, वहाँ आप दे सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, यानी बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे बर्साइटिस हो गया, टेंडेनाइटिस हो गया, कैप्सुलाइटिस हो गया, तो वहाँ आप इस ड्रग को दे सकते हैं। पेन रिलीफ के लिए आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारे न्यूरोजेनिक पेन में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में आप दे सकते हैं, या और बॉडी में कहीं पेन है तो आप उसके लिए दे सकते हैं। स्किन कंडीशंस में आप दे सकते हैं, जैसे हाइपरहाइड्रोसिस हो गया, उसमें जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्सेसिव वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ आप दे सकते हैं। टेंशन हेडेक में आप दे सकते हैं, स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए दे सकते हैं, एडिमा रिलीफ करने के लिए दे सकते हैं, स्कार मोबिलाइजेशन करने के लिए आप दे सकते हैं। जैसे किसी के बर्न होगी, कोई सर्जरी होगी, तो उसके बाद फ़ौरन स्कार्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको मोबिलाइज करने के लिए भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखें तो ओपन वुंड्स या बर्न में डायरेक्ट नहीं अप्लाई करते। किसी भी पेशेंट को अगर कार्डिक पेसमेकर लगा हुआ है तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई नहीं करते हैं, वो उसकी कार्डिक पेसमेकर की एक्टिविटी ऑल्टर कर सकता है। और मेडिकेशन देने से पहले हम चेक कर लेते हैं किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। उस एरिया में नहीं देते जहाँ सेंसेशन लॉस हो, ग्रीसी या डर्टी स्किन पे नहीं देते, और सोल ऑफ फुट जैसे उसमें आयन जो है वो अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ नहीं देते हैं। प्रिकॉशंस में अगर आप देखें तो आपने 2 केमिकल्स सेम इलेक्ट्रोड के अंडर नहीं रखने हैं जिनकी पोलैरिटी सेम हो, और जब भी आयन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो अपोजिट पोलैरिटीज़ पे आपने नहीं देने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं रखना है, सेम चार्ज वाले को एक साथ रखना है।
कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप देखें तो आपने एनलार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं किया, तो उसकी बेसिस पे क्या होगा, उस एरिया में नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और उसकी फॉर्मेशन की बेसिस पे अगर वो ज़्यादा हो जाए तो केमिकल बर्न भी हो सकता है। देन हम हीट बर्न की बात करें तो अगर आपने हाई रेजिस्टेंस यूज़ की है उस एरिया में तो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हीट बर्न हो सकता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं या एलर्जी होती है उनको कुछ मेडिसिन या इनसे, तो वो आप पहले देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी पेशेंट को सी फूड से एलर्जी है तो आप उसको आयोडीन यूज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह कोई पेशेंट है जिसमें एक्टिव पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है एक्टिव, तो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन अप्लाई नहीं करेंगे, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी। और अगर किसी पेशेंट को एस्पिरिन से प्रॉब्लम है तो सैलिसाइलेट नहीं देंगे। और अगर किसी पेशेंट को मेटल से सेंसिटिव है तो आप कॉपर, जिंक या मैग्नीशियम नहीं देंगे, वहाँ रिएक्शन हो सकता है। इसको कंक्लूड करें तो एंटीफोरेटिक ड्रग डिलीवरी है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक करंट को यूज़ करते हुए, डर्मल है और ट्रांसडर्मल डिलीवरी होती है। सेफ प्रोसीजर है, सेल्फ रेगुलेटेड डिवाइस है, आसान है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसकी सक्सेस रेट देखा गया है। मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिलीवर किया जाता है, नॉन इन्वेसिव है और हमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, you can comment in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you, take care, Allah Hafiz, bye bye.